बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 14 के MCQs जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन से हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको मिल सके। फर्स्ट MCQ में है कि ग्लास स्लैब इज डिप्ड इन अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड हैविंग द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज दैट ऑफ ग्लास स्लैब। वी कांट सी द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया ग्लास एंड द लिक्विड वाई। कि आपके पास लिक्विड है, लिक्विड के अंदर आपने ये कोई गिलास स्लैब जो है वो डिप की है। अब दोनों का वो कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, जितना लिक्विड का है उतना ही इस गिलास स्लैब का है। तो अब उसकी बाउंड्री जो हमें नज़र नहीं आएगी, जो इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट डाला है वो अलग से हमें नज़र नहीं आएगा। तो उसकी रीज़न ये होती है कि जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो उस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होती, ज़ीरो रिफ्रैक्शन की वजह से जो ना आपको उसकी बाउंड्री नज़र नहीं आ रही होती। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एन इंसिडेंट रे मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द प्लेन मिरर। देखें कि ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है। अब इंसिडेंट रे जो ना ये हमारे पास है, ये आप देखें कि 45 डिग्री का एंगल जो ना वो प्लेन मिरर के साथ बना रही है। अब आपको पता है कि ये जो लाइन है ये मैंने नॉर्मल लाइन ड्रा की हुई है। नॉर्मल मीन 90 का एंगल जो रे बनाती है उसे नॉर्मल कहते हैं। अब टोटल एंगल जो होता है ये 45 डिग्री होता है। तो ये आपका मिरर के साथ 45 है, तो ये जो आपका नॉर्मल के साथ होगा ये भी 45 होगा। 45 और ये 45 ही हो जाएगा। अच्छा, अब जब रे यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी तो अब ये वाला जो एंगल होगा, अब आपको पता है कि इंसिडेंट एंगल एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इक्वल, तो इसलिए हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो भी हमारे पास 45 डिग्री ही बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, टू प्लेन मिरर्स आर अरेंज्ड पैरेलल फेसिंग ईच अदर, द इमेजेस फॉर्म्ड मे बी। अब देखेंगे एक प्लेन मिरर ये, एक प्लेन मिरर ये। अब इसके दरमियान अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो देखें इससे इमेज इधर भी बनेगा, फिर इसका इधर बनेगा, फिर इसका इधर, बार बार इमेजेस जो है वो बनते रहेंगे। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि इस केस में आपके पास बहुत ज़्यादा इमेजेस बनेंगे और इन्फिनिट इमेजेस जो है वो आपके पास बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द अपेरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन एट द डॉन एंड द डस्क इज ड्यू टू द फिनोमेना। ये जो सन है वो जो ना ज़ाहरी तौर पे जो ना वो एक फ्लैट सा हो जाता है। तो जब सूरज निकलता है और जब सूरज गुरूब होता है तो ये कह रहा है कि इस तरह का सन हमें क्यों नज़र आता है। तो इसकी रीज़न उसने डिफरेंट रीज़न हमें बताई हुई है। तो बेसिकली इसकी रीज़न ये होती है कि जो आपकी रे होती है ना, जो रेज होती हैं वो रिफ्रैक्ट होती हैं, उनकी रे की रिफ्रैक्शन की वजह से जो ना आपको ये फ्लैट सा नज़र आता है। तो इसमें द लोअर रे ऑफ द सन आर बेंड मोर देन द अपर रे, कि लोअर रेज जो होती हैं वो ज़्यादा बेंड होती हैं अपर रे से, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके पास सन होता है वो फ्लैटन सा नज़र आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन समर डेज यू सी द रिफ्लेक्शन ऑन द रोड विच इज़ कॉल्ड मिराज, इट इज़ ड्यू टू। अब देखेंगे जब समर के अंदर आप जा रहे होते हैं तो देखें ये डायग्राम के ऊपर देखें तो रोड के ऊपर क्या होता है, हमें ऐसे पानी सा नज़र आता है। अब ये जो पानी जो नज़र आ रहा होता है वो पूछ रहा है कि इसकी क्या रीज़न होती है, ये क्यों नज़र आता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो एयर रोड को टच कर रही होती है वो हॉट, ज़्यादा हॉट होती है, ऊपर वाली उससे कोल्ड होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना की वजह से जो ना आपको वहाँ पे जो ना ये वाटर सा नज़र आ रहा होता है, मिराज सा नज़र आ रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द कलर इन द रेनबोज आर फॉर्म्ड बाय। अब जो रेनबो के अंदर कलर बनते हैं तो बेसिकली ये लाइट का स्प्लिट होना होता है 7 कलर में, और लाइट का जो 7 कलर में स्प्लिट होना है इसको हम नेम देते हैं डिस्पर्शन। कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या होते हैं कि हमें रेनबो नज़र आती है, यानी वाइट कलर जो होता है, वाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर में स्प्लिट हो रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंसेज इन योर आईज प्रोड्यूस अ इमेज ऑन द रेटिना। अब देखिए नीचे मैंने आई शो की हुई है। अब ये जो सामने जो है ना वो ट्री है
और इसका इमेज देखें आगे छोटा सा बन रहा है और इन्वर्टेड इमेज है। तो अब आपके पास ये इमेज कौन सा बनेगा इसके बारे में हमने बताना है। तो देखें कि हमारे पास जो इमेज बन रहा है एक तो इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड इमेज जो होता है वो हमेशा रियल होता है। तो इसलिए आपके पास ये ऑप्शन होगा इन्वर्टेड एंड द रियल इमेज। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द डायमंड इफ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2.5। अब आपको पता है कि n इज इक्वल टू सी अपॉन वी होता है। c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है और v स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होती है। अब ऐसे करते हैं, v को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा c। अब n को उधर शिफ्ट कर लेते हैं तो v इज इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन n। अब c जो होता है ना, ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या इन वैक्यूम है और इसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ होती है। n उसने बताया हुआ है 2.5 है। अब 3 को 2.5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास कैलकुलेटर से अगर आंसर निकालेंगे तो ये आपके पास 1.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड बनेगा। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन जो होगा वो आपके पास करेक्ट होगा। उसके बाद देखें कि जो नेक्स्ट है इन कन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी जो होता है वो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो इमेज फॉर्म्ड विल बी। अब हमेशा याद रखना है कि जो हमारे पास कन्वेक्स मिरर होता है ये हमेशा जो होता है वो स्मॉलर इमेज बनाता है। कन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा स्मॉल इमेज बनाता है जिधर मर्जी आप ऑब्जेक्ट को रखें। तो इसलिए इसके जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा कि स्मॉल इमेज आपके पास बनेगा। उसके बाद नंबर 10 में है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। अब देखें कि ये हमारे पास है ऑप्टिकल फाइबर है। इसमें देखें कि लाइट जब इंटर होती है और अगर इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो, यानी थीटा आई जो है वो थीटा सी से ग्रेटर होता है, तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो फिनोमेना होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना इसके अंदर हो रहा होता है। तो उसकी वजह से लाइट आपकी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ट्रेवल करती है। उसके बाद जी नेक्स्ट जो हमारे पास है इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। देखें हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर और आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे। अब देखो कि अगर आपका ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे होगा तो आपने यानी कि ये अगर f है तो ये इसका 2f है। तो आपने पढ़ा है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो 2f पे हो तो इमेज भी 2f पे बनता है और सेम साइज का इमेज बनता है। यानी कि हमारे पास जितना साइज इसका ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज जो होगा वो इमेज का होगा। तो अब हमें पता है कि हमारे पास m इज इक्वल टू होता है एच आई अपॉन एच ओ। अब एच आई और एच ओ दोनों इक्वल हैं, तो दोनों इक्वल हैं तो दोनों आपस में अगर फॉर एग्जाम्पल दोनों की वैल्यू x हैं, लेट सपोज कुछ भी वैल्यू है, तो ये कैंसिल होकर 1 आ जाता है। तो इसलिए जो इसकी मैग्निफिकेशन होती है वो आपके पास 1 आ जाएगा। उसके बाद ही नेक्स्ट जो हमारे पास है non-luminous matter which can be studied with the help of gravitational lensing is called। अब नॉन लुमिनस मैटर ये वो मैटर जो कि लुमिनस नहीं है, जिसमें से लाइट नहीं निकल रही, तो उसको हम स्टडी करते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग से और उसको नेम जो दिया जाता है उसको हम कहते हैं डार्क मैटर का नाम देते हैं कि ये जो मैटर होता है इसको डार्क मैटर का नाम दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो MCQ है इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज। अब प्लेन मिरर जो घरों के अंदर हम मिरर यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो जो इमेज बनता है वो इरेक्ट होता है। हमने मिरर के सामने जिस तरह देखो ये कैंडल पड़ी हुई ना, तो ये उसका इमेज बन रहा है। तो ये जो इमेज होता है ये आपका इरेक्ट इमेज होता है और इरेक्ट इमेज जो होता है वो हमेशा हमारे पास क्या होता है वर्चुअल इमेज होता है। तो इसलिए हमारे पास जो प्लेन मिरर के अंदर इमेज होता है वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट इमेज होता है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट आइंस्टाइन रिंग्स आर सीन ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ। अब आइंस्टाइन रिंग्स क्या होते हैं कि अगर एक गैलेक्सी है
और उसके पीछे एग्जैक्ट बिल्कुल उसके पीछे गैलेक्सी है। तो ये जो है ना, ये साइडों पे रिंग से नजर आना शुरू हो जाते हैं। ये जो ऐसे साइड पे ये गोल से लाइटिंग नजर आ रही है, तो इन्हें हम आइंस्टाइन रिंग्स कहते हैं। और ये जो आइंस्टाइन रिंग्स जो होती हैं, ये बेसिकली ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से होती हैं, कि वो लाइट जो होती है ग्रेविटी की वजह से बेंड हो रही होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल लेंसिंग का नाम दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द फिनोमेना इज यूज्ड इन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ मटेरियल फॉर वॉइड एंड क्रैक्स इन द ओपैक मटेरियल। अब वो मटेरियल जिनमें से लाइट नहीं पास करती, उनको स्टडी करने के लिए हम जो है ना लाइट साउंड को यूज करते हैं, और साउंड को फोकस करने के लिए हम लेंस को यूज करते हैं। और साउंड के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे अकॉस्टिक कहते हैं। तो इसकी जो टेक्निक होती है इसको हम क्या कहते हैं, अकॉस्टिक लेंसिंग का नाम दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू है, ऑल वेव एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ द रिफ्लेक्शन बट द लाइट वेव आर द ओनली विच एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ। अब लाइट जो है, इनमें से सिर्फ लाइट, हर एक वेव जो है ना बाकी फिनोमेना तो शो करती हैं, लेकिन एक फिनोमेना ऐसा है जो बाकी लाइट शो नहीं कर रही होती। तो इसमें देखें कि हमारे पास जो है ना लाइट का जो फिनोमेना होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना होता है, ये बाकी वेव्स के अंदर नहीं हो रहा होता। तो लाइट के अंदर जो है ना आपके पास, लाइट वेव्स के अंदर जो है ना ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना आपके पास हो रहा होता है। उसके बाद ये हमारे पास है 17 द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज। ये पहले भी हमने देखा है कि ऑप्टिकल फाइबर जो होती है उसके अंदर जो लाइट होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ट्रेवल करती है। तो ये हमारे पास ऑप्शन बनेगा इसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद हमारे पास है द वाइट लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म ड्यू टू द रिफ्लेक्शन शोज द बिहेवियर ऑफ। अब जब लाइट, जो वाइट लाइट जब पास करती है प्रिज्म में से, तो जब ये प्रिज्म से पास करती है ना, तो अब वाइट लाइट में 7 कलर्स हैं। अब 7 कलर जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। 7 के 7 कलर जो होते हैं वो डिफरेंट एंगल्स पे चले जाते हैं। और जो हमारे पास सबसे कम होता है वो बेंड होता है, ये हमारे पास रेड कलर आ जाता है। रेड जो होता है वो सबसे कम बेंड हो रहा होता है। और इस तरह जो ना हमारे पास वायलेट कलर आ जाता है। वायलेट जो होता है वो आपके पास ये ऐसे, ये वायलेट कलर है, तो वायलेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा बैंड होता है। और ये जो फिनोमेना होता है इसको हम नेम देते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो इस तरह हमारे पास क्या होती है कि लाइट जो होती है वो 7 कलर्स के अंदर डिस्पर्स हो जाती है, डिस्पर्शन का फिनोमेना हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम लाइज इन द रेंज ऑफ डैश नैनोमीटर ऑफ द वेवलेंथ। अब जो विजिबल लाइट होती है, जो रेड से लेकर वॉयलेट तक जो कलर हमें नजर आते हैं, उनकी जो वेवलेंथ है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो ये आपने वैल्यू याद रखनी है। तो बेसिकली इसकी जो वैल्यू होती है ये 400 से 750 नैनोमीटर तक होती है। ये इतनी जो वेवलेंथ होती हैं ये हमें विजिबल होती हैं, ये लाइट हमें नजर आ रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट है द रॉड्स एंड द कोन्स ह्यूमन आई हैज आर। अब रॉड्स और कोन्स ये ह्यूमन आई के अंदर होते हैं। रॉड्स जो होते हैं वो कम लाइट के अंदर हमें नजर आता है रॉड्स की वजह से, और कोन की जो होती है वो जब ज्यादा लाइट होती है तो कोन्स की वजह से हमें नजर आ रहा होता है। अब इनकी वैल्यू कितने कितने रॉड्स होते हैं और कितनी कोन्स होती हैं, तो बेसिकली हमारे पास 100 मिलियन रॉड्स होते हैं और 6 मिलियन जो होती हैं ये कोन्स होती हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन इसका बनेगा। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।